नमस्कार। व्याकरण की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में अभिधा शब्द शक्ति पढ़ी और लक्षणा तक पढ़ लिया था। लक्षणा की परिभाषा, लक्षणा के उदाहरण भी पढ़ लिए थे। आज हम लक्षणा शब्द शक्ति के उपभेद पढ़ने जा रहे हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के दो उपभेद होते हैं। हमने पहले लक्षणा शब्द शक्ति में जो है परिभाषा पढ़ी थी, उदाहरण पढ़े थे, और लक्षणा शब्द शक्ति के उपभेद तक आते आते हमारे कक्षा का टाइम हो चुका था। आज हम लक्षणा शब्द शक्ति के उपभेद पढ़ेंगे। उससे पहले हम अभिधा और लक्षणा की परिभाषाओं को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने अभिधा शब्द शक्ति पढ़ी। अभिधा शब्द शक्ति मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे कृष्ण बांसुरी बजा रहा है, किसान फसल काट रहा है, चमेली का पुष्प सफेद रंग का सुगंधित पुष्प होता है, कनेर का पुष्प पीले रंग का सुगंधित पुष्प होता है, बिल्ली भाग रही है, राम विद्यालय जा रहा है, सीता खाना खा रही है। ये सामान्य अर्थ प्रकट हो रहे हैं, जैसे कि जैसे अर्थ प्रकट हो रहे हैं, इसलिए इनमें मुख्यार्थ जो प्रकट हो रहा है। अतः यहाँ अभिधा शब्द शक्ति है। फिर इसके बाद हमने लक्षणा शब्द शक्ति पढ़ी। लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्यार्थ के बाधित होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया जाता है। इसे लक्षणा शब्द शक्ति कहा जाता है। जैसे राम गधा है। हमने सबसे पहले उदाहरण लिया था राम गधा है। यहां जो लाक्षणिक अर्थ निकला था, गधा से मतलब निकला था मूर्ख है। फिर हमने पढ़ा था लाल पगड़ी जा रही है। फिर अगला उदाहरण पढ़ा आओ मेरे शेर। फिर इसके बाद हमने देखा 2 दिन की जवानी। फिर अगला उदाहरण देखा 4 दिन की चांदनी। ऐसे हमने लक्षणा शब्द शक्ति के अनेक उदाहरण पढ़े। और इसके बाद आज हम लक्षणा शब्द शक्ति के 2 उपभेद पढ़ेंगे। शुरू करते हैं लक्षणा शब्द शक्ति के उपभेद। तो आज हमारे चलेंगे लक्षणा शब्द शक्ति के उपभेद। और कितने उपभेद होते हैं? शाबाश। लक्षणा शब्द शक्ति के कितने उपभेद होते हैं? अच्छे से पढ़े, समझ के पढ़े, नहीं आता है तो रुक जाएंगे। लक्षणा शब्द शक्ति के कितने उपभेद हैं? उपभेद कितने हैं? शाबाश। कितने हैं? पहला कौन सा है? बोलो। रूढ़ा लक्षणा। और दूसरा कौन सा है? प्रयोजनवती। ठीक है। तो लक्षणा शब्द शक्ति के कितने उपभेद होते हैं? 2। पहला कौन सा होता है? और दूसरा कौन सा होता है? प्रयोजनवती लक्षणा। 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है इसमें से, शब्द शक्ति में से। और याद रखें, बूंद बूंद से गड़ा भरता है। अगर आप नंबरों का संग्रह करने नहीं सीखेंगे, एक एक टॉपिक को सही तरीके से समझना नहीं सीखेंगे, तो नंबर कतई नहीं आ सकते हैं। इसलिए हर एक चीज को महत्व दें, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, ताकि उसमें से अगर प्रश्न आए तो हम उसे अच्छे से कर सकें। और हम ऐसे सोच लें कि यार शब्द शक्ति को छोड़ देते हैं, फिर प्रश्न आ जाता है, अलंकार का टॉपिक आ जाता है, हम सोचे कि यार अलंकार में भी कोई बात नहीं, 2 नंबर के आ रहे हैं। फिर पत्र का आ जाता है, यार पत्र में भी क्या हो रहा है, छोड़ देते हैं, नहीं समझ में आ रहा है। बस यही तो गलती है। समझ में तो सब आता है, पर हमें पढ़ना पड़ेगा। और सबसे पहली बात है, हमें केवल अपने लक्ष्य को केंद्रित करके पढ़ना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कहां से प्रश्न आ रहा है, कौन से टॉपिक से आ रहा है और कैसे प्रश्न आ रहा है।
इस जमाने में बच्चों का जो ध्यान होता है वो पढ़ाई से तो उनका जो लगाव होता है बहुत कम होता है और अन्य चीजों से बहुत ज्यादा लगाव होता है। अगर हम पढ़ाई से लगाव नहीं रखेंगे तो जीवन में सफल नहीं हो सकते फिर, क्योंकि पढ़ना तो बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि पढ़ के नौकरी लगे, ये जरूरी नहीं है। मैं खुद प्रयास कर रहा हूं और आज तक नहीं लगा हूं, परंतु अब भी प्रयास कर रहा हूं। और हिंदी के किसी कवि ने कहा है कि अपने लक्ष्य को केंद्रित करके सदैव उसकी ओर प्रयासरत रहें। कहा है कि नींद कहां उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं, गति की तृषा और बढ़ती जब पड़ते पग में छाले हैं। कहते हैं कि उन लोगों की आंखों में नींद नहीं हुआ करती जिन्हें अपने लक्ष्य से प्यार होता है, प्रेम होता है, केवल उन्हें लक्ष्य दिखता है। गति की तृषा और बढ़ती जब पड़ते पग में छाले हैं। जब विपरीत परिस्थितियां आती है तो व्यक्ति और अधिक आगे बढ़ने का प्रयास करता है। और आपने देखा होगा आजकल तो कक्षाओं में, मैं लड़कों की ही नहीं कह रहा हूं, लड़कियां तक बैठते हैं ना तो पीछे वाली टेबल को आगे खींच के बैठते हैं ताकि टेका मिल जाए। पढ़ाई में तो लोगों का ध्यान बहुत कम, पहले तो सुविधा देखते हैं। संस्कृत में कहा गया है कि सुखार्थीनो कुतो विद्या विद्यार्थीनो कुतम सुखम। जो सुख प्राप्त करना चाहता है उसे विद्या प्राप्त नहीं होती, और जो विद्या प्राप्त करना चाहता है उसे सुख प्राप्त नहीं होता है। कि सुखार्थीनो कुतो विद्या विद्यार्थीनो कुतो सुखम, सुखार्थी त्याजेत विद्या विद्यार्थी त्याजेत सुखम। जो विद्यार्थी होता है उसे सुख का त्याग करना पड़ता है, सभी चीजों का जो है त्याग करना पड़ता है। अगर हम सुख प्राप्त करना चाहें तो विद्या की प्राप्ति नहीं होगी, और विद्या प्राप्त करना चाहें तो सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ये पहलू है। इसलिए अपने लक्ष्य को केंद्रित करके पढ़े और आगे बढ़े, तभी सफलता मिलेगी। और ऐसे ना सोचे कि यार 2 नंबर का ये नहीं आ रहा है तो अगला कर लेंगे। अगर आप ऐसे करके टॉपिक छोड़ने लगे तो कतई पूरी नहीं पड़ेगी। और याद रखें, पढ़ने में किसी चीज की शर्म नहीं करनी चाहिए। मजाक बनाने के लिए दुनिया तैयार है आपके ऊपर, हंसने के लिए पूरी दुनिया तैयार है, आपको आपके ऊपर हंसने की जरूरत नहीं है। हंसने वाले बहुत हैं, आपका साथ देने वाले बहुत कम है। इसलिए आप तो खुद को स्ट्रॉन्ग समझे, पूरी तैयारी के साथ पढ़ें, अच्छे से अध्ययन करें, सफलता जरूर मिलेगी। तो शुरू करते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के उपभेद। कितने उपभेद होते हैं? शाबाश। पहला कौन सा होता है? दूसरा कौन सा होता है? प्रयोजनवती। अब हम पहला टॉपिक लेते हैं। पहला कौन सा है? और ये किसका भेद है? शाबाश। किसका है? ठीक है, बोलो। लक्षणा शब्द शक्ति में जहां रूढ़ी, क्या रूढ़ी का मतलब परंपरा के आधार पर लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया जाता है, उसे रूढ़ा लक्षणा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जहां किसके आधार पर? रूढ़ी के आधार। लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया उसे रूढ़ा लक्षणा कहा। क्या कहते हैं उसे? जैसे ध्यान से देखिए, भारत जाग उठा। क्या लिखा मैंने? भारत, भारत जाग उठा से मतलब
भारत के लोग जागरूक हो गए। आगे बढ़ते हैं। कलिंग साहसी हैं। क्या लिखा मैंने? इसका मतलब क्या निकलेगा? शाबाश। कलिंग के लोग साहसी हैं। कलिंग के लोग साहसी हैं। साहसी से मतलब, साहसी से मतलब बहादुर हैं। पाकिस्तान चार विकेट से हारा। 4 विकेट से हारा। कौन हारा? कितने विकेट से हारा? नंबर 4, बड़े हरिश्चंद्र बनते हो। क्या लिखा मैंने? बड़े हरिश्चंद्र। अच्छा, तो अर्थ क्या निकल गया? तुम बड़े सत्यवादी बनते हो। तुम बड़े सत्यवादी बनते हो। तुम क्या बनते हो? बड़े सत्यवादी बनते हो। देखिए, जहां लक्षणा शब्द शक्ति में जहां रूढ़ी मतलब परंपरा के आधार पर लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे रूढ़ा लक्षणा कहते हैं। जैसे भारत जाग उठा, भारत के लोग जागरूक हो गए। कलिंग साहसी है, कलिंग के लोग बहादुर हैं। पाकिस्तान 4 विकेट से हारा, तो पाकिस्तान कितने विकेट से हारा? बड़े हरिश्चंद्र बनते हो। बड़े कैसे बनते हो? सत्यवादी। बड़े ही सत्यवादी बनते हो। तुम तो बड़े ही सत्यवादी बनते हो। अब और आगे चलते हैं। अभी तो हम रूढ़ा ही पढ़ रहे हैं, पर हमारे पास यहाँ जगह कम है, इसलिए आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने लक्षणा शब्द शक्ति के उपभेद पढ़े। कितने उपभेद होते हैं? पहला कौन सा होता है? शाबाश। दूसरा प्रयोजनवती। शाबाश। रूढ़ी के आधार पर जहां अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति कहा। जैसे भारत जागरूक, भारत जाग उठा, राजस्थान जाग, कलिंग, वाह, बड़े हरिश्चंद्र। शाबाश। अब एक ध्यान देने वाली बात है, बोलो, जहां मुहावरे व लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है वहां रूढ़ा लक्षणा होती है। कौन सी होती है? ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़िए अच्छे से। जहां मुहावरे व लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है वहां कौन सी होगी? अगर पेपर में प्रश्न आए और उसमें यदि आपको दिख जाए मुहावरा दिख जाए या फिर आपको क्या दिख जाए? लोकोक्ति, तो आपको कौन सी शब्द शक्ति लगानी है? लक्षणा। और लक्षणा में कौन सी? रूढ़ा लक्षणा। लक्षणा में कौन सी? रूढ़ा लक्षणा। शाबाश। लक्षणा में कौन सी होगी? रूढ़ा। आपको क्या नजर आ जाए या फिर, तो फिर आप कौन सी करके आओगे? रूढ़ा लक्षणा। कौन सी करके आओगे? चले आगे। जैसे पुलिस को देखते ही, किसको देखते ही? देखते ही चोर 9-2-11 हो गई। 9-2-11
किसको देखते ही? यहां देखिए, पुलिस को देखते ही, पुलिस को चोर 9-2-11 हो गई। चोर क्या हो गए? अच्छा, 9-2-11 होना भाग जाना, 9-2-11 होना लाक्षणिक अर्थ निकला रूढ़ी के आधार पर। 9-2-11 होना, 9-2-11 होना, शाबाश। गाड़ी से टकराते ही, किससे? गाड़ी से टकराते ही राम को नानी याद आ गई। नानी याद, नानी याद आना, नानी याद आना आ गया ना मुहावरा। नानी याद आना, क्या याद आना? हमें कोई चोट लगती है तो हमें याद आ जाती ना, हम कहते अरे बाप रे, अरे ये क्या हो गया। तो गाड़ी से टकराते ही राम को नानी याद आ गई। गाड़ी से टकराते ही राम को नानी याद आ गई। और देखिए, सरसों चढ़ी, सरसों चढ़ी, बोलो, सरसों चना उतरा। उतरा मतलब देखो, सरसों का भाव तो ज्यादा और चना उतरा, तो चने का भाव क्या हो गया? सरसों चढ़ी, चना उतरा। सोना गरम, चांदी नरम। सोना गरम तो सोने का भाव ज्यादा और चांदी का, वाह क्या बात है। तो जहां भी क्या दिख जाए या फिर, तो वहां कौन सी होगी? जैसे पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11, गाड़ी से टकराते ही राम को नानी याद, सरसों चढ़ी, और देखो सोना गरम, क्या बोला मैंने? सोना, चांदी, सोना गरम, नरम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नरम, और इधर गर्म, ठीक है। नहीं तो कोई सोच ले कि सर ने ऐसे कैसे लिख दिया। सोना गरम, चांदी नरम, तो सोने का भाव तो ज्यादा है और चांदी का कम है, ठीक है। तो जहां भी मुहावरे या लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है वहां रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति रहती है, मतलब रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति रहती है, ठीक है। और रूढ़ी के आधार पर, परंपरा के आधार पर जहां लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया जाता है वहां भी रूढ़ा लक्षणा रहती है। जैसे भारत जाग उठा, राजस्थान जाग उठा, कलिंग सासी है, राजस्थानी सासी है, पाकिस्तान 4 विकेट से हारा, ठीक है। बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, तो इन जगह पर जो है कौन सी हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी? रूढ़ा लक्षणा। कौन सी हो जाएगी? आगे बढ़े, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरा उपभेद कौन सा है? प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा। ठीक है। लक्षणा शब्द शक्ति में जहां विशेष प्रयोजन के आधार पर लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे प्रयोजनवती लक्षणा कहा जाता है, ठीक है। बोलो, लक्षणा शब्द शक्ति में जहां विशेष प्रयोजन के आधार पर लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया जाता है
उसे प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। प्रयोजनवती लक्षणा जैसे, अब इसको समझे पहले। लक्षणा शब्द शक्ति में जहां विशेष प्रयोजन के आधार पर, किसके आधार पर? लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया जाता है, उसे प्रयोजनवती लक्षणा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ठीक है, पर अर्थ कैसा ग्रहण करेंगे? विशेष प्रयोजन के आधार। किसके आधार पर? और कैसा अर्थ? कैसा? तो उसे क्या कहेंगे? प्रयोजनवती लक्षणा। क्या कहेंगे? चलिए, जैसे आजकल देश में रावणों की कमी नहीं है। आजकल देश में रावणों की कमी नहीं है। अब यहां विशेष प्रयोजन कहने का क्या निकला? आजकल देश में दुष्ट लोगों की कमी नहीं है। वेरी गुड। विशेष प्रयोजन क्या लिखना रावणों से? दुष्ट लोगों की कमी नहीं है। आजकल देश में दुष्ट लोगों की कमी नहीं है। शाबाश। मैंने लिखा आजकल देश में रावणों की कमी नहीं है। रावणों से मतलब? तो वाक्य का विशेष प्रयोजन जो है वो निकला आजकल देश में दुष्ट लोगों की कोई कमी, दुष्ट लोगों की कोई कमी नहीं। चलें आगे। नंबर 2, सीता तो निरीह गाय है। अब यहां मैंने लिखा सीता तो निरीह गाय है। निरीह मतलब बिल्कुल भोली भाली, बिल्कुल भोली भाली लड़की है। बिल्कुल भोली भाली लड़की है। गाय भोली भाली होती है कि नहीं होती? कैसी होती है? भोली भाली। तो सीता तो बिल्कुल भोली भाली है। कैसी है? बिल्कुल भोली भाली है। अगला देखिए, विशेष प्रयोजन निकला सीता तो बिल्कुल सीधी है। सीता तो बिल्कुल सीधी है। वाक्य का प्रयोजन क्या निकला? सीता तो बिल्कुल सीधी है, भोली है। अब यहां देखिए, हम तो गंगावासी हैं। क्या लिखा मैंने? हम तो गंगावासी हैं। तो विशेष प्रयोजन क्या निकला? हम तो गंगा नदी के समीप निवास करने वाले हैं। हम तो गंगा नदी के समीप निवास करने वाले हैं। विशेष प्रयोजन निकला। आगे देखिए, जैसे मैंने कहा हम तो मथुरावासी हैं। क्या लिखा मैंने? हम तो मथुरावासी हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं। और उदाहरण देखें, यह ताजमहल कब तक पूरा होगा? इसमें भी क्या प्रयोजन है, देखना, समझो पहले इसको। मैंने लिखा यह ताजमहल, जरूरी नहीं है कि ताजमहल ही लिखे, दूसरा भी लिख सकते हैं। यह ताजमहल कब तक पूरा होगा? अब यहां प्रश्न किया जा रहा है, तो इसको देखिए, विशेष प्रयोजन क्या निकलेगा? ये जो ताजमहल है इसमें कितना समय और लगेगा? पूरे होने में कितना समय और लगेगा? ठीक है, ये ताजमहल कब तक पूरा होगा? तो इसके बनने में, इसके निर्माण होने में कितना समय और लगेगा? तो विशेष प्रयोजन है। जहां विशेष प्रयोजन के आधार पर लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रयोजनवती लक्षणा। क्या कहते हैं? जैसे आजकल देश में रावणों की कमी नहीं है, मतलब विशेष प्रयोजन निकला आजकल हमारे देश में दुष्ट लोगों की कोई कमी नहीं है क्या? और भाई साहब, हिंदी के
जो राइटर हैं हिंदी के, तुलसीदास। आपने तुलसीदास के बारे में काफी पढ़ा होगा। इनका जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर में हुआ था। इनकी मृत्यु 1623 में। याद है ना, पढ़ा है ना। पिता का नाम आत्माराम, माता का नाम उलसी, पत्नी का नाम रत्नावली, ससुर का नाम दीनबंधु पाठक। उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी। उन श्रेष्ठ कवि ने कहा है, और क्या कहा है, कि ये जो संसार है, इस संसार में भांति भांति के लोग होते हैं। एक दुष्ट होता है तो एक सज्जन भी होता है, इसलिए मनुष्य को सभी लोगों से हिल मिल करके चलना चाहिए। उन्होंने कहा है, तुलसीदास कहते हैं कि इस संसार में भांति भांति के लोग होते हैं, सभी लोगों से जो है हिल मिल करके चलना चाहिए। और उन्होंने यहां तक सीख दी है कि दुष्ट भी होते हैं और कुछ लोग सज्जन भी होते हैं। उन्होंने कहा है कि तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसु हिल मिल चालिए नदी नाव संजोग। तुलसी कहते हैं कि इस संसार में अलग अलग विचारधाराओं के लोग होते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं आगे बढ़ने की, तो कुछ लोग होंगे जिनको ये बात रास ना आएगी, पसंद नहीं आएगी। अरे ये क्या पढ़ा रहा है, फोकटी परेशान कर रहा है। और एक होगा जिसको ये बात पसंद आएगी, और दूसरा होगा जिसे ये पसंद नहीं आएगी। तो इस संसार में अलग अलग विचारधाराओं के लोग होते हैं। हमें तो सबसे तालमेल बिठा करके ही चलना है। ऐसा नहीं कि एक से बिठा रहे हो दूसरे से नहीं। हमारा प्रयास तो यही रहना चाहिए कि हम सबसे एक जैसे रहें, क्योंकि कहते हैं कि सट सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। दुष्ट लोग भी सज्जन लोगों की संगति पाकर के सुधर जाते हैं। जैसे काला कुरूप लोहा भी पारस पत्थर के स्पर्श मात्र से सोना बन जाता है। ये तुलसी के कथन है, मैं तो केवल कह रहा हूं, ये तो तुलसीदास के कथन है। और याद रखें, रहीम ने भी कहा है कि जहां बड़े लोग काम नहीं आते, वहां छोटे लोग काम आते हैं। जैसे तलवार और सुई का अंतर देखिए आप। तलवार कभी कपड़े को सील नहीं सकती, जबकि सुई कपड़े को सील सकती है। इसलिए आपकी जान पहचान जब बड़े लोगों से हो जाए तो छोटे लोगों को नहीं बुलाना चाहिए, और दुष्ट लोगों से तो आपको बहुत दूर रहना है। क्योंकि रहीमदास ने कहा है कि रहीमन ओछे नरन सु बेर भलो ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। रहीम कहते हैं कि दुष्ट लोगों से, ओछे व्यक्ति से, नीच व्यक्ति से वैसे ही दूर रहना चाहिए जैसे कुत्ते से रहा जाता है। यदि आप कुत्ते को पुचकारते हैं तो वो आपके पैरों को चाटेगा, और यदि आप कुत्ते को दुत्कारते हैं तो वो आपको काटने दौड़ेगा। पुचकारोगे तो चाटेगा, दुत्कारोगे तो काटेगा। ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति होते हैं। उनका व्यवहार भी दोनों परिस्थितियों में अलग अलग होता है। इसलिए दुष्ट लोगों की संगति से बढ़िया है आप अकेले रहें, ताकि आप आगे बढ़ें। चलते हैं, ज्यादा प्रवचन भी हानिकारक रहते, नहीं तो बहुत सारे सोचेंगे अब प्रवचन देने लग गया गए। चलते हैं। तो यह विशेष प्रयोजन निकल रहा है। आजकल देश में रावणों की कमी नहीं है, तो दुष्ट लोगों की इस देश में कोई कमी नहीं है। मैंने अच्छी तरह से उदाहरण दे दिया। आप कोई कमी है क्या? नहीं है। सीता तो बिल्कुल भोली भाली है, निरी गाय हैं, बिल्कुल सीधी हैं। हम तो गंगावासी हैं, गंगा नदी के तट पर निवास करने। हम तो मथुरावासी हैं, मथुरा नगर में रहने।
ये ताजमहल कब तक पूरा होगा, तो इसके निर्माण कार्य में कितना समय और लगेगा। तो यहाँ विशेष प्रयोजन के आधार पर, विशेष प्रयोजन के आधार पर लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया गया है, इसलिए यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा है। कौन सी लक्षणा है? हमने लक्षणा शब्द शक्ति पढ़ी पिछली क्लास में, उदाहरण पढ़ी, और आज की क्लास में हमने लक्षणा शब्द शक्ति के दो उपभेद पढ़े। पहला उपभेद पढ़ा, कौन सा पढ़ा? रूढ़ा लक्षणा, उसको अच्छे से पढ़ा। दूसरा उपभेद पढ़ा प्रयोजनवती लक्षणा, इसको अच्छे से पढ़ा, पूरा समझा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे पढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे चलेगी व्यंजना शब्द शक्ति। और याद रखें, व्यंजना शब्द शक्ति के भी दो उपभेद होते हैं। एक उपभेद तो होता है शाब्दी व्यंजना, दूसरा उपभेद होता है आर्थी व्यंजना। पहले हम व्यंजना को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चले, बोलो। जहां वक्ता के द्वारा कही गई बात का, जहां वक्ता के द्वारा कही गई बात का सुनने वाले लोग देश काल व परिस्थिति के अनुसार अलग अलग अर्थ ग्रहण करते हैं। जहां वक्ता के द्वारा कही गई बात का सुनने वाले लोग देश काल व परिस्थिति के अनुसार अलग अलग अर्थ ग्रहण करते हैं, उसे ही व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे, अब इसको समझे ध्यान से। जहां कोई एक बात कही जाती है और जो सुनने वाले लोग होते हैं वो अपने अपने अनुसार जो है अर्थ निकाल लेते हैं, व्यंग्यार्थ निकाल लेते हैं, अपने अनुसार जो है देश काल और परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार अलग अलग अर्थों को ग्रहण करते हैं, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहा जाता है। जैसे मैं एक वाक्य बोलता हूं, बोर्ड पे लिखता हूं और उसको आपको अच्छे से समझाता हूं, आप उसको समझें। कंडक्टर ने कहा, अकलेरा अकलेरा अकलेरा। उसने कहा अकलेरा 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 अकलेरा। किसने कहा? बड़ी हंसी आ रही है आप। किसने कहा? अकलेरा 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 अकलेरा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको परिभाषा में समझाया कि बोलने वाले के द्वारा कही गई बात का, यहां बोलने वाला कौन है? मायने ये नहीं रखता कि हम ज्यादा पढ़ें, मायने ये रखता है कि हम जितना पढ़ें वो हमें अच्छे से समझ में आ जाए। कि हमने कितना पढ़ा है वो अच्छे से समझ में आ रहा है तो वही पढ़ाई है, अन्यथा कोई पढ़ाई नहीं। जरूरी नहीं है कि हम ज्यादा पढ़ें, कम पढ़ें, पर अच्छा पढ़ें जो हमें पूरी तरह समझ में आ जाए। अब यहां देखिए, वक्ता कौन है?
वक्ता कौन है? वक्ता कौन है? और सुनने वाली कौन है? सवारियां। सुनने वाली कौन है? कंडक्टर किस में होता है? किस में होता है? भाई बैलगाड़ी में तो होगा नहीं। हाँ, बैलगाड़ी में सवारी थोड़ी बिठाएगा वो। और इस जमाने में तो आप पूछो ही मत। चलते हैं आगे। किसने कहा? कंडक्टर कौन हुआ? और बैठी हुई सवारियां क्या हैं? सुनने वाले लोग। क्या हैं? वे लोग अपने अपने अनुसार क्या निकालेंगे? अर्थ। अपने अपने अनुसार क्या निकालेंगे? देखते हैं कैसे। कंडक्टर ने कहा अकलेरा 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 अकलेरा। तो बस में बैठी हुई सवारियों में से सभी ने अपने अपने अनुसार अर्थ निकाला। जैसे मैं समझाता हूं। एक लड़के ने अर्थ निकाला कि कंडक्टर आवाज लगा रहा है अकलेरा अकलेरा अकलेरा, बैंक ऑफ बड़ौदा आने वाली है, मुझे यहां उतरना है और उतर करके मेरे दोस्त को सामान देने हैं। उसने अपने अनुसार अर्थ निकाल लिया। थोड़ी सी आगे बस चली, इतने में एक औरत ने अर्थ निकाला अरे अकलेरा आ गया, मुझे तो यहां मेरी ताई जी के यहां जाना है। उसने अपने अनुसार अलग अर्थ निकाला। थोड़ी सी बस आगे बढ़ने वाली थी, इतने में एक और ने अर्थ निकाला। किसी अन्य ने सोचा अरे यार अकलेरा आ गया, मैं तो अभी तक नींद में ही था, मुझे तो अकलेरा में उतर के बच्चों के लिए फल लेने थे घर पे ले जाने के लिए, नहीं तो बीबी है ना बेलन से मारेगी। तो उसने अपने अनुसार अर्थ निकाल लिया। वैसे राज बीबियों को ही चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? भाई बुरा ना मानो, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ, पुरुष तो फाचे रह गयो और औरत हाँ। ये समझ लो, पूछो ही मत। ऐसे बहुत बार तो मेरे से भी कहती है, पर अब क्या कहें, मेरे से भी कह देती है मैडम। क्या कहती है गुस्से गुस्से में? अरे के 5 साल शादी ने हो गया एक नगडावे बाली, अरे तू तो जावे बलम अकलेरा मो पियर ने चाली। तो भाई साहब औरतों का राज चल रहा है। किसका चल रहा है? याद रखना ये बात। हाँ, चलते हैं आगे। तो उस औरत ने अर्थ निकाला अरे यार अकलेरा आ गया। अन्य ने अरे यार अकलेरा आ गया, मुझे तो ताई जी के यहां जाना था। पुरुष ने अर्थ निकाला अरे अकलेरा आ गया, मुझे बच्चों के लिए फल लेने हैं, मैं तो अभी तक सो रहा था। कंडक्टर की आवाज सुनकर उसने अर्थ निकाला घर जाऊंगा तो फिर बीबी समझ गए कैसे मारेगी? बेलन से मारेगी। इतने में एक बच्चा जो बैग टांगे हुए था उसने अर्थ निकाला अरे अकलेरा आ गया, मुझे तो एनजेएसएस स्कूल में जाना है पढ़ने, धनराज जी सर पढ़ाने वाले हैं, क्लास लगने वाली है उनकी। तो ऐसे हर एक व्यक्ति अपने अपने अनुसार जहां अर्थ ग्रहण करता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहा जाता है। चले आगे। ये तो अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अच्छे से आया कि नहीं आया? चलो आगे चलो, ऐसे तो आएंगे आप। चलते हैं दूसरा। देखो मैंने लिखा मुर्गा बोल उठा। मुर्गा अब आपको पता है मुर्गा कब बोलता है? प्रातः काल। कब बोलता है? कब बोलता है? तो अब सुनने वाले व्यक्ति अपने अपने अनुसार निकालेंगे अर्थ। जैसे एक ने निकाला अरे यार सवेरे के 4 बज गए, मुझे उठना चाहिए। दूसरे ने अर्थ निकाला अरे सवेरे के 4 बज गए, मुझे उठ करके नहा धो करके ड्यूटी पर जाना है, जल्दी तैयार होकर ड्यूटी पर जाना है। बच्चे के जैसे मुर्गे की आवाज कान में, उसने अरे आज तो स्कूल में फंक्शन है, मुझे तो बहुत जल्दी बुलाया था क्योंकि मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूं। तो बच्चा जल्दी जाएगा। एक ने अर्थ निकाला अरे 4 बज गई, मुझे तो आज जयपुर जाना था, 5:30 बजे बस है। तो अपने अपने अनुसार लोग अर्थ ग्रहण करते हैं, इसे व्यंजना शब्द शक्ति कहा जाता है। चले आगे। अरे अशोक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, चलो आगे चलते हैं। ये बड़ा मुस्कुराता है अशोक, और इसको हम प्यार से अशोका कहते हैं क्योंकि इसकी मुस्कुराहट बहुत बेस्ट है। ये है ना, कितना ही गम हो तो भी मुस्कुराता है।
इसलिए इसका नाम ही अशोका रख दिया। चलते हैं आगे। पहला वाक्य था कंडक्टर ने कहा अकलेरा अकलेरा अकलेरा, अलग अलग अर्थ निकाले गए। दूसरा है मुर्गा बोल उठा, तो अलग अलग अर्थ निकाले गए। तीसरा वाक्य लेते हैं, सवेरे के 7 बज गए। कितने बज गए? तो अब सवेरे के 7 बज गए, अलग अलग अर्थ निकाला गया। 7 बज गए मतलब मुझे काम पे जाना है, मुझे मजदूरी पे जाना है, 7 बजे तो मुझे फला जगह जाना है। तो सुनने वाले लोगों ने अलग अलग अर्थ निकाले। तो जहां देश काल व परिस्थिति के अनुसार अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, सूर्य, ये पेपर में आ चुका है जो मैं अब लिखा रहा हूं। सूर्य सिर पर आ गया। अच्छा, सूर्य सिर पर आना मतलब दोपहर होना। तो मजदूर ने अर्थ निकाला, अरे मेरे खाना खाने का समय हो गया। ऑफिस में बैठे कर्मचारी ने अर्थ निकाला, अरे सूर्य सिर पर आ, अरे लंच करना है, अरे दोपहर का सारा काम निपटाना है। तो अलग अलग कर्मचारी के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग अर्थ निकाले गए। तो जहां देश काल परिस्थिति के अनुसार सुनने वाले लोगों के द्वारा अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहा जाता है। ठीक है, हमने आज लक्षणा शब्द शक्ति के दोनों उपभेद अच्छे से पढ़े। पहला पढ़ा रूढ़ा लक्षणा, दूसरा पढ़ा प्रयोजनवती लक्षणा, फिर हमने व्यंजना शब्द शक्ति भी समझ ली। अब यहां से आगे हम कल अध्ययन करेंगे, क्योंकि अब हमारी कक्षा का समय हो चुका है। आप इसका मेरे हटने के बाद स्क्रीनशॉट ले लें। धन्यवाद, कल मिलते हैं।